IVS की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम रासायनिक बलगतिकी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग के बारे में डिस्कस किया। अभिक्रिया के वेग के बाद आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो या तो बढ़ा सकते हैं यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, या घटा सकते हैं, निगेटिव वैल्यू में ले जा सकते हैं। तो ऐसे कारकों में सबसे पहला जो हमारा कारक है वो है सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन। अब ये अभिक्रिया का वेग बताते समय ही हमने बता दिया था कि जब भी किसी रिएक्शन में हम अभिकारक की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं यानी अभिकारक की कंसंट्रेशन ज्यादा कर देते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेट होता है ये रिएक्शन में यूज किए गए रीजेंट की कंसंट्रेशन के यानी अभिकारकों की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम अभिकारक की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जैसे यहां दिया है कि सांद्रता को हम लोग क्या करें, बढ़ाएं, तो उसका जो रेट होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि ये जो रेट है ये भी इंक्रीज करेगा। किसी भी अभिक्रिया में किसी अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने से उस अभिक्रिया का वेग भी सदैव बढ़ता है। इसका रीजन क्या है? किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद बनने से पहले अभिकारक क्या करते हैं, इसका अभी हम लोग आगे एक हेडिंग आएगी, अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत यानी कि कोलिजन थ्योरी। वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं कि सपोज ए और बी आपस में मिल के सी बना रहे हैं। सी फॉर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हो सकता है। तो ए और बी के मिलने से सी बनेगा कब? जब ए के पार्टिकल्स और बी के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे यानी कि आपस में टकराते हैं। जब दो अलग अलग अभिकारकों के अणु आपस में टकराते हैं तो उनके पश्चात क्या बनता है, हमारा उत्पाद बनता है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारकों की टक्करों का होना बहुत जरूरी है। जब दो अभिकारक आपस में टकराएंगे तभी उत्पाद के बनने की संभावना होगी वहां पे। अब हम अगर इनमें से किसी भी एक की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, सपोज हम जिस रूम में खड़े हैं या जिस रूम में बैठे हों उस रूम में अभी सिर्फ हमारे पास दो मॉलिक्यूल यानी कि हम सिर्फ दो लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे आपस में भिड़ने के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन अगर उसी एक कमरे में, एक छोटा सा कमरा है, इसी एक कमरे में अभी सिर्फ दो लोग हैं तो इनके टकराने के चांसेस काफी कम होंगे। लेकिन अगर इन्हीं को बढ़ा दिया जाए 8-10 जितना भी हो सके, तो अब इस कमरे में बैठे हुए इन लोगों के आपस में टकराने की संभावनाएं क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। और इन दोनों लोगों के बीच में टक्करों की संख्या जितनी ज्यादा होगी यानी कि ए और बी के बीच में उत्पाद के बनने की संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा होंगी और उस अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये पहला पॉइंट था हमारा कंसंट्रेशन, कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग हमेशा बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है ताप यानी कि टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट है हमारा ताप यानी कि टेम्परेचर। अब हम लोग पीछे ही बात कर चुके हैं टक्करों की, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में जरूरी क्या है, कोलिजन, टक्कर। दो अभिकारक अणुओं की टक्कर से ही उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम किसी रिएक्शन का ताप बढ़ाते हैं, मोस्टली हम लोग यहां पे बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की, इंडोथर्मिक।
अगर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें और उसमें हम लोग ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होता है वहां पे, क्योंकि जब ताप बढ़ेगा तो उन अणुओं की ऊर्जा भी बढ़ेगी। हम एक वही कमरे का ही एग्जांपल अगर याद रखें कि एक रूम है, इस रूम में हमारे पास कई सारे लोग बैठे हुए हैं। अब टेम्परेचर काफी डाउन है, यानी ठंडी का मौसम है, तो ये लोग हो सकता है अपने अपने कॉर्नर में ही बैठे रहे, इतनी दिक्कत नहीं होगी, अपनी रजाई में घुसे हुए हैं अपने अपनी जगह पर। लेकिन अगर गर्मी का मौसम हो तो क्या गर्मी के मौसम में इस छोटे से कमरे में 6 लोग अपनी ही जगह पे बैठे रहेंगे? नहीं। उसी तरह यहां मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। जैसे ही हम रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो अभिकारक होते हैं हमारे, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो अभिकारक ऊर्जा ग्रहण करके क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। उनकी जो टक्करों की संख्या होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो पीछे ही बता चुके हैं कि ऑटोमेटिक ही जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आर, ये हमेशा बढ़ जाएगा। यानी कि किसी भी अभिक्रिया का, मोस्टली अभिक्रियाएं ऐसी ही होती हैं कि जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। अगला है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक हमारे कई तरह के होते हैं, तो उत्प्रेरक की प्रेजेंस से अभिक्रिया के वेग पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये समझ लेते हैं हम लोग। उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, थर्ड पॉइंट है हमारा उत्प्रेरक। अब सपोज हम अगर पॉजिटिव उत्प्रेरक की बात करें, यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक और उत्प्रेरकों का डिटेल में स्टडी अभी इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट हेडिंग में करेंगे, बट हम अभी यहां पे सिंपली इतना बता दें कि उत्प्रेरक जो होते हैं किसी भी अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है, यानी कि जो पॉजिटिव उत्प्रेरक है, ये उस अभिक्रिया में अभिकारकों की या उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को बहुत कम कर देते हैं। ये डाउनवर्ड रहेगा। सक्रियण ऊर्जा के कम होते ही, अभी सक्रियण ऊर्जा क्या है ये चीज भी हम आगे नेक्स्ट हेडिंग में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस इतना जानते हैं, सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, रिएजेंट को यानी अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत होती है, उसे ही सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। और ये क्या करते हैं उत्प्रेरक, उस ऊर्जा को कम कर देते हैं, यानी उस ऊर्जा के लेवल को कम कर देते हैं। अब उस ऊर्जा के लेवल को अगर ये डाउन कर देंगे, जैसे हम लोग पासिंग मार्क होते हैं हमारे क्लास में कि जब हम लोग कोई टेस्ट देते हैं तो हम कहते हैं 33% लाना जरूरी है। 33% अगर हमारे मार्क्स आ गए तो यानी कि हम पास माने जाते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। वही चीज यहाँ पे है। ये EA जो है ये मान लो कि अभिकारक के अणु के लिए पासिंग मार्क है। ये EA के लेवल तक, सपोज ये हमारा ग्राफ हो, ऐसे बनता है इसका ग्राफ, अभी आगे हम बताएंगे। तो ये इसका इस लेवल से, इसको इनिशियल स्टेट कही जाती है, प्रारंभिक ऊर्जा, और ये दहली ऊर्जा तल कहा जाता है। डिटेल में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तल को उठा के इस तल तक ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वही हमारी क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, इस तल को नीचे ले आते हैं, कम कर देते हैं। सपोज अभी हमको यहां से यहां तक जाने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 33% चाहिए पास होने के लिए। अगर यही आपके टीचर्स कह दें कि 33 नहीं 23% में ही आप पास माने जाएंगे, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसी तरह यहाँ पे उत्प्रेरक क्या करता है, इनके तल को नीचे कर देता है, डाउन कर देता है। अब यहाँ आ गया तो वो अभिकारक जिनकी ऊर्जा इनके बराबर थी अब वो भी उत्पाद में बदल सकते हैं। यानी कि जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक भी अभिक्रिया के वेग को हमेशा बढ़ा देते हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लाइट। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं,
तो वो रिएक्शन जिनको लाइट की जरूरत होती है, यानी कि प्रकाश की, अगर हम उनको लाइट की प्रेजेंस में कराएं, उनको हम लाइट की प्रेजेंस में ही आगे लेके जाएं, तो उन रिएक्शंस का रेट भी हमेशा इंक्रीज हो जाता है। अगला स्टेप है अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। 5th पॉइंट है हमारा अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी कि सरफेस एरिया। अब अगर हम जो अभिकारक हैं उनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दें तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके रेट पे। कुछ अभिकारक होंगे जिनका पृष्ठ क्षेत्रफल छोटा होता होगा, कम होता होगा, कुछ होते होंगे जिनका ज्यादा होता होगा। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। एक एग्जांपल छोटा सा वही है कि कोई रूम है, उस रूम में कुछ चीजें रखी हुई हैं जो आकार में काफी छोटी हैं। अब इनका आपस में टकराने का क्या चांसेस हैं कि ये आपस में टक्कर करेंगे? शायद कम, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो वहां पे एडजस्ट हो जाएंगी, और कोलाइड करेंगे भी तो उनके नंबर जो होंगे वो बहुत कम होंगे, टक्करों की संख्या जो होगी वो बहुत कम होगी। बट अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो भी इनके टक्करों की संख्या के जो चांसेज होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है कि अगर अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग बढ़ा देते हैं तो भी अभिक्रिया का वेग जो होता है बढ़ जाता है। इन सभी पॉइंट्स को अभी हम लोग आगे नेक्स्ट हेडिंग्स में भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अभी हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका रिलेशन पृष्ठ क्षेत्रफल का अधिशोषण से है। इनको डिटेल में अभी हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में हम बस एक छोटा सा पॉइंट ही डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, 2 या 3 मार्क्स का। तो वहां पे हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग सदैव बढ़ जाता है। अगला है अभिकारक अणुओं की प्रकृति। अब अभिकारक अणुओं की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ेगा? अभिकारक अणुओं की प्रकृति से मतलब है कि उनके टाइप से। हम इनको एक एग्जांपल से ही देखेंगे। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ किन रिएक्शंस के लिए डिस्कस करना पॉसिबल है? जो मंद अभिक्रियाएं हैं। और मंद अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक तरफ जो बंध होते हैं वो टूट रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो बंध होते हैं उनका बनना होता है। तो बंधों के, पुराने बंधों के टूटने में जो ओल्ड वाले होते हैं वो टूटते हैं और न्यू बनते हैं। तो पुराने बंधों के टूटने में और नए बंधों के बनने में जो टाइम लगता है उसी की वजह से वो अभिक्रिया क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, यानी वो मंद अभिक्रिया हो जाती है। तो अब अगर हम फोकस करें यहाँ पे कि अभिकारक अणुओं की प्रकृति का यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंपली हम समझ सकते हैं। अगर हमारे पास बंधों की संख्या ज्यादा हो, टूटने वाले बंधों की संख्या ज्यादा हो, तो क्या होगा, वहां पे अभिक्रिया को होने में और टाइम लगेगा और उत्पाद के बनने में भी टाइम लगेगा। तो रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि सपोज एक रिएक्शन है हमारी 2NO प्लस O2। अब इससे बन रहा है क्या, 2NO2। यहां पे हमारे पास सिर्फ 2 NO बॉन्ड है, N और ऑक्सीजन के बीच के सिर्फ कितने हैं, 2 बॉन्ड हैं, जिनसे 2 नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH4 प्लस O2, तो ये बन जाएगा 2H2O प्लस कार्बन ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे CO2, यानी ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2। ये कंबस्टन ऑफ मेथेन है, मेथेन का कंबस्टन करा रहे हैं। तो मेथेन के केस में क्या होगा, 4 कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, कितने, 4, और यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2। तो ये रिएक्शन क्या होगी, ये थोड़ी सी फास्ट होगी, किसके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में।
कि यहाँ पे 4 बॉन्ड हैं जो ब्रेक हो रहे हैं, उसके बाद ये H2O और CO2 बन रहा है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही। ठीक है, तो यहां से हम ये जान सकते हैं कि जितने ज्यादा बंध होंगे अभिकारकों के पास, उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जो वेग होगा, वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, अब अगला जो एक टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि पे जो रेट का इफेक्ट पड़ता है, जो रेट होता है वो किसी भी रिएजेंट की कंसंट्रेशन के कोटि की घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि R जो होगा वो C की पावर n के, n ही यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। इनके बारे में ये सारे टॉपिक अभी डिटेल में हमारे पास आगे के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ क्योंकि प्रभावित करने वाले कारकों को हमें शॉर्ट में समझाना है, तो हम इन पॉइंट्स को शॉर्ट में ही लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर या 3 नंबर में इससे ज्यादा नहीं लिखना होता। सांद्रता में किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पॉजिटिव उत्प्रेरक अगर वहां पे डाला गया है तो पॉजिटिव उत्प्रेरक यानी धनात्मक उत्प्रेरक की प्रेजेंस में भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, उन रिएक्शन को अगर हम लाइट में ले जाके रख दें, उस कंटेनर को जिसमें रिएक्शन हो रही हो, लाइट की प्रेजेंस हो, तो वो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, वहां पे भी बढ़ जाएगा। अगला है अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। बता चुके हैं अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उनकी अभिक्रिया की गति यानी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। अगला है अभिकारक अणुओं की प्रकृति। इसमें बता चुके हैं कि जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, उन बॉन्ड्स को ब्रेक होने में उतना ही टाइम लगेगा, नए बॉन्ड्स को फॉर्म होने में भी उतना ही टाइम लगेगा, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू।